रूस के इतिहास में एक अजीबोगरीब किस्सा शामिल है और ये है एनातोली यूरिविच मोस्क्विन का। माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ किस्सा नहीं है, ये है उनका जीवन। 2 नवंबर 2011 को एनातोली के घर पुलिस सिर्फ एक केस के सिलसिले में अचानक तलाशी शुरू करती है, जो कि एक साधारण तलाशी की बात थी। लेकिन इस केस में इतनी भयानक बातें सामने आती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। उस घर में 29 बड़ी बड़ी अजीब सी दिखने वाली गुड़िया यानी डॉल मिलती है। ये गुड़िया सिर्फ कलात्मक आकृति नहीं थी, दरअसल ये थे 29 लड़कियों के शव, जिनको पेपर मेशे की परत से ढका गया था और उनमें से कुछ शवों के चेहरे में आंखों के लिए बटन भी सिले हुए थे। क्या आप यकीन कर पाओगे कि एक आदमी 29 लड़कियों के शव के साथ कई सालों तक कैसे रह सकता है? पुलिस ये सब देखकर हैरान हो गई और जाहिर सी बात है, ये बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है रूस से। 1966 का दौर है। वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, खाने के लाले पड़ गए और काफ़ी तेज़ ठंडी थी। और ऐसे मौसम में हमारे कहानी के आज के मुख्य किरदार यानी एनातोली यूरिविच मोस्क्विन 1 सितंबर को जन्म लेते हैं, जो कि एक असाधारण बच्चे थे। उनके माता पिता ने जल्द ही महसूस किया कि उनके बच्चे में कुछ विशेषताएं हैं। बहुत छोटे उम्र में वो अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें सामाजिक मानदंडों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और इसी कारण शायद वो अकेले हो गए थे। उनके कोई फ्रेंड्स नहीं बने। अपनी सारी पॉकेट मनी के पैसे से वो अपने लिए किताबें खरीदते थे। उन्होंने बहुत ही जल्दी और कम समय में कई सारी भाषाएं सीखी थी, लेकिन इनका बचपन थोड़ा अजीब और अंधकारमय था। उन्होंने खुद बताया कि जब वो 3री कक्षा में थे, स्कूल से घर वापस लौटे, तब उनके शरीर पर काफ़ी चोटें आई हुई थी। तो उन्होंने उनके माता पिता को बताया कि किसी अजनबी व्यक्ति ने उन पर हमला किया और इसके साथ ही उन पर अत्याचार किया। इस घटना के बाद उन्होंने तन्हाई को अपना लिया, मगर ज़िंदगी ने उन्हें सहने के लिए कुछ और भी दिया था। उनके साथ एक अजीब घटना घटी, जिसके चलते आज हम उनकी कहानी को शॉक जोन पर सुन और देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के कहानी की तरफ। ये कहानी है काला जादू, भूत, क्लोनिंग, पागलपन और अत्याचार की। नमस्कार, शॉक जोन में आपका स्वागत है। 26 अक्टूबर 2011 के एक स्थानीय साप्ताहिक प्रकाशन में मोस्क्विन ने एक बहुत ही अजीब रिवाज का वर्णन किया था, जिसमें वो फंसा हुआ था। उन्होंने ये बताया कि जब वो 13 साल के थे, तब स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट पेपर्स इकट्ठा कर रहे थे। वो पेपर्स ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर तक चले गए और चलते चलते अनजाने में किसी अजीब से गार्डन में उन्होंने प्रवेश किया। तब वो देखते हैं कि उस गार्डन में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। वो 13 लोग थे। दूर से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, इसीलिए मोस्क्विन थोड़ा और आगे की तरफ चलते गए। तो उन्हें जानकर ये हैरानी हो गई कि वो एक प्रकार के अंतिम संस्कार में अनजाने में आ गए हैं। जो 13 लोग थे वो काले चादर में लिपटे हुए थे, जो कैंडल्स के साथ एक शव पेटी यानी ताबूत के चारों ओर खड़े हुए थे। ताबूत खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कौन था, कैसा था, ये एनातोली को पता नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी दूर खड़े थे। अब एनातोली ये नज़ारा देखकर डर गए और डर कर तेज़ी से गार्डन के बाहर जाने के लिए मुड़े। तभी अचानक उनके कंधे को किसी ने खींचा और एनातोली को पकड़कर उस शव पेटी की ओर लेकर गए। उन्होंने देखा कि वो शव पेटी एक 11 साल की लड़की की थी और उस ताबूत पर लिखा हुआ था नताशा पेत्रोवा। उन्होंने उस शव को देखा, लेकिन वो कभी भी इससे पहले नताशा से नहीं मिले थे। तभी जो बुजुर्ग लोग थे, जो काले कपड़े में लिपटे हुए थे, उन्होंने एनातोली को उस लड़की के लाश को किस करने के लिए कहा। एनातोली डर के मारे मना कर रहा था, रो रहा था और घर जाने की भीख मांग रहा था। नताशा की माँ ने उसे मिठाइयाँ और पैसे का लालच भी देने की कोशिश की, लेकिन एनातोली ने फिर भी मना कर दिया। लेकिन एनातोली की मर्जी को वहाँ पर मौजूद लोगों ने अनसुना कर दिया। एनातोली ने आखिरकार मजबूर होकर हाँ कहा और लड़की के ठंडे माथे पर 3 बार किस किया। फिर उस लड़की के माँ ने कथित तौर पर एनातोली की उंगली में एक अंगूठी डाल दी और मृत लड़की के हाथ में भी एक अंगूठी डाल दी, जिससे उनको ये एहसास हो रहा था कि उनकी शादी नताशा पेत्रोवा के शव के साथ ज़बरदस्ती हो गई है। जो उन लोगों ने किया था वो एक विकृत और अजीब विवाह समारोह था और इस विवाह की वजह से एनातोली अब 11 साल के लड़की के लाश के साथ विवाह बंधन में बंधा था। अंगूठियों के आदान प्रदान करने के बाद एनातोली को एक फलों से भरा हुआ बास्केट और कुछ पैसे दिए गए और फिर उसे बताया गया कि वो किसी को भी इस शादी के बारे में 40 दिन तक नहीं बता सकता।
और ऐसा कहकर उन लोगों ने एनातोली को वहाँ से जाने दिया। अब ये घटना होने के बाद एनातोली अपने सपने में नताशा को देखने लगा। अब पूरी तरह से ये समझा जा सकता है कि वो इस आघातकारी अनुभव को एनातोली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक्सपीरियंस कर रहा था। ये कोई साधारण सपना नहीं था। दरअसल रात को एनातोली के सपने में आकर नताशा की आत्मा उसको सताने लगती थी। नताशा चाहती थी कि एनातोली काले जादू के अलग अलग तरीके सीखे, क्योंकि ये नताशा के लिए बहुत ज़रूरी था। अब क्यों ज़रूरी था ये बात उसको पता नहीं, लेकिन एनातोली इन जैसी बातों से डरता था। वो उसको हमेशा मना करता था, लेकिन नताशा मानती नहीं थी। इसके साथ ही नताशा की एक और कंडीशन थी, और वो थी कि जहां उन्होंने कथित रूप से शादी की उस गांव में उसको हमेशा आना जाना चालू करना था। अगर एनातोली वहां हमेशा आता जाता रहेगा तो वो उसके सपनों से गायब हो जाएगी, लेकिन अगर वो जिस दिन भी किसी कारण वहां पर उसका जाना नहीं हुआ तो नताशा उसके सपने में फिर से वापस आ जाती थी और उसे डराती थी। एनातोली अब नताशा की इन सब बातों से परेशान हो गया। कुछ दिन बीत गए, फिर एनातोली ने अपने माता पिता को नताशा के बारे में बताया। ये सब बातें सुनकर भ्रमित और चिंतित माता पिता अपने बेटे की हालत को लेकर परेशान थे, तो उन्होंने अपने बेटे यानी एनातोली को एक डॉक्टर के पास ले गए और उस डॉक्टर ने कहा कि ये सब अजीब कल्पनाएं केवल किशोरावस्था का परिणाम है। उन्होंने एनातोली को आराम करने के लिए वैलेरियन नाम का एक हर्बल सेडेटिव दिया, जो कि नींद संबंधित प्रॉब्लम्स पर दिया जाता है। इसके बाद एनातोली के कुछ दिन अच्छे से बीत गए। ना कोई सपना और ना कोई डरावना सच उसको सताता था, लेकिन ये दवाई ज़्यादा दिन तक असर नहीं कर पाई। फिर से नताशा उसके सपने में आई और उसको वही सब चीज़ें करने के लिए बोल रही थी, लेकिन एनातोली मना कर रहा था। आखिरकार नताशा ने उसे एक सौदा किया, और सौदा कुछ ऐसा था कि एनातोली को नताशा के लिए कुछ धार्मिक कार्य करना था, जो कि आमतौर पर कोई भी नहीं करता। ये बस वही लोग करते हैं जिन्हें काले जादू के बारे में ज़्यादातर बातें पता होती है। नताशा बोली कि अगर एनातोली उसके लिए एक सादा सा धार्मिक रस्म करेगा तो उसके सपनों में कभी भी वापस नहीं आएगी और ना ही उसको परेशान करेगी। अब एनातोली को ये डील अच्छी लगी, क्योंकि वो उन सपनों से काफ़ी परेशान हो गया था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। इसीलिए एनातोली ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब इस धार्मिक रस्म को पूरा करने के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और वो था अपने साथ पढ़ने वाली किसी क्लासमेट का एक दांत। अब दांत मिलने के लिए मुश्किलें तो थी, लेकिन असंभव नहीं था। अब इस धार्मिक कार्य को पूरा करने का एनातोली ने ठान ही लिया था, तो उसको पूरा करना ही था। जैसे तैसे कर दांत मिल गया। एनातोली ने नताशा के निर्देशों के अनुसार इस धार्मिक काम को बड़ी कठिनाइयों के साथ पूरा किया, और इसके बाद उस छोटी लड़की यानी नताशा की आत्मा ने अपना वादा निभाया और एनातोली को अकेला छोड़ दिया। फिर वापस कभी भी नताशा उसके सपने में नहीं आई। और अब इस घटना के बाद मॉस्क्विन का काले जादू और तंत्र मंत्र में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया। अब एनातोली के मन में कब्रिस्तानों और मरे हुए लोगों के प्रति एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया। उसने एक क्षेत्र में गहराई से अध्ययन किया और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सेल्टिक अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की। सेल्टिक अध्ययन में प्राचीन सेल्टिक सभ्यता, उसकी संस्कृति, भाषा और कब्रिस्तानों का गहरा अभ्यास शामिल है, और ये एक ऐसी संस्कृति है जो जीवन और मृत्यु के बीच होने वाले विश्वासों को मिलाती है। इसके अलावा उन्होंने लूसीफेरियानों की सोसाइटी में शामिल होकर लेफ्ट हैंड पाथ को अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि लूसीफेरियनिज्म में लूसीफर से जुड़े मौलिक गुणों की पूजा की जाती है। बाइबल के अनुसार लूसीफर एक फॉलन एंजल है जिसे भगवान ने काफ़ी बारीकी से बनाया था, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, शक्ति थी, लेकिन गर्व के कारण उसने जीसस के खिलाफ सब एंजल्स के साथ मिलकर एक अभियान चलाया, जिसमें उसने खुद को जीसस के ऊपर होने का दावा किया, जिसके चलते 1/3 एंजल्स जीसस को छोड़कर लूसीफर को फॉलो करने लगे। ये सब कुछ होने के बाद जीसस ने लूसीफर और उनके फॉलोअर्स को स्वर्ग से तड़ीपार किया और उन्हें नर्क में भेज दिया, और नर्क में लूसीफर को सैटन के नाम से जानने लगे और उनके फॉलोअर्स को डीमन यानी शैतान के नाम से बोलने लगे।
हालांकि हम इस विषय में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि एनातोली की स्टोरी अभी भी बाकी है। हाँ, तो एनातोली ने लूसीफेरियनों की सोसाइटी ज्वाइन की और उन्होंने लेफ्ट हैंड पाथ का स्वीकार किया, जिसे हम भारतीय लोग वाम मार्ग भी कहते हैं। और वाम मार्ग एक ऐसी कुप्रथा है जिसे सामाजिक और धार्मिक मान्यता नहीं है, इसलिए अक्सर ऐसे लोगों को समाज बहिष्कृत करता है क्योंकि इसमें तांत्रिक क्रियाएं, मांस, मदिरा और अन्य उत्तेजक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसे काला जादू भी कहते हैं, जो कथित तौर पर किसी विलक्षण शक्ति को पाने के लिए किया जाता है और ऐसे लोगों को समाज विधर्मी कहता है। अब एनातोली समाज से बाहर हो गया था। उसने अपनी सामाजिक अलगाव के बावजूद कुछ समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मुलाकात की और उसे जादू की दुनिया में और गहराई तक जाने का मौका मिला। वो अपने अभ्यास के प्रति पूरी तरह से समर्पित था और उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके लिए यौन संबंध कोई बड़ी और इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, शायद उनके साथ जो बचपन में हुआ उसी हादसे के कारण। लेकिन एनातोली को अब नताशा के रखे हुए प्रस्ताव पर पछतावा हो रहा था। उनको लग रहा था कि उन्होंने पहले से ही ये सब चीज़ें क्यों नहीं की। जब एनातोली ने अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने बचपन की बातें शेयर की तो उन लोगों ने भी इसको बढ़ावा दिया और एनातोली को काले जादू सिखा दी। इसी समय के दौरान उन्होंने पहली बार मृत शरीरों पर शारीरिक रूप से प्रयोग करना शुरू किया। वो अपने इस वाम मार्गों की रस्मों को पूरा करने के लिए जादू के मुख्य भाग के रूप में मरे हुए जानवरों का उपयोग करते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एनातोली एक यूनिवर्सिटी में अध्यापक के रूप में ज्वाइन हो गए। हालांकि वहाँ के अन्य कर्मचारियों के बीच उन्हें एक सन की व्यक्ति के रूप में देखा जाता था और ऐसा कहा जाता था कि उनके साथ काम करना काफ़ी कठिन था। जल्द ही उन्हें उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। फिर उन्होंने उनके ही जैसे विद्वान के साथ मिलकर आसपास के इलाके में मौजूद कब्रिस्तानों का दौरा किया और उसी के बारे में लिखने लगे। उनको लगता था कि सोवियत यूनियन में इसके इतिहास का कुछ हिस्सा बिखर गया है और कुछ हिस्सा खो गया है, इसीलिए उन खोई हुई कहानियों को सामने लाने के लिए इन बातों की स्टडी करना बेहद ज़रूरी है। वो कब्रिस्तानों की ओर एक चुंबक की तरह खींचे जाते थे, ऐसा उनका कहना था। अब एनातोली के पास उनका पैशन तो था लेकिन पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए भाषा शिक्षक का काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद यानी 2009 में स्थानीय लोगों ने देखा कि उनके प्रियजनों की कब्रों को किसी ने खोदा है। उसको खोदकर उसके अंदर का मृत शरीर गायब किया है। इस मामले की खबर पुलिस को दे दी गई, लेकिन 2 साल तक किसी को कुछ अता पता नहीं चला कि आखिर कब्रों में से शरीर कौन गायब कर रहा है। लेकिन 2011 में मॉस्को के हवाई अड्डे पर एक एंटी मुस्लिम आतंकी हमला हो गया और इसके बाद तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ लोग मुस्लिम कब्रों को खोद रहे हैं। पुलिस को लगा कि ये वही आतंकवादी लोग हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस जांच के लिए वहां पहुंची तो उन्होंने मॉस्क्विन को कब्रों पर पेंट करते हुए देखा और पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उम्मीद थी कि उन्हें एक चरमपंथी के घर विभिन्न एंटी मुस्लिम प्रचार का कुछ सामान मिलेगा, इसीलिए पुलिस एनातोली के घर पर तलाशी करने जाती है। लेकिन वास्तविकता में जो मिला उसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। यह छापा मॉस्क्विन के उस अपार्टमेंट में पड़ा जिसमें वो अपने माता पिता के साथ रहता था। वहाँ से 29 बड़े बड़े आकार की गुड़ियों को बरामद कर लिया। पुलिस ने इसका वीडियो भी शूट किया जिसमें यह दिखाया गया है कि ये गुड़िया नहीं बल्कि 3 से 12 साल के लड़कियों के शव है, जिन्हें एनातोली ने कब्रों से निकालकर महिलाओं के कपड़े पहनाकर अपने घर में रखा था। ये गुड़िया बिल्कुल प्राचीन गुड़ियों के जैसी दिखती थी, जिन्हें अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनाकर मेकअप से सजाया था। उनकी आंखों में अलग तरह के बटन लगवाए थे जिसे वो असली लड़कियों की तरह लग सके। जब पुलिस ने उन गुड़ियों को उठाया तो कुछ गुड़ियों के सीने में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब जांच की तो पता चला कि उनके सीने में एक छोटा म्यूजिक बॉक्स लगवाया है ताकि जब वो हिले उनके अंदर से कुछ आवाज़ें आ जाए। एनातोली ने बताया कि इन लड़कियों के जन्मदिनों को मनाने के लिए उनके शवों को अपने कमरे में रखा था और समय आने पर एनातोली उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता था। पुलिस के अनुसार मॉस्क्विन के घर में कब्रिस्तानों से लाए गए खिलौने, नकली कब्रें और अजीबोगरीब सामान भी मिला था, जिनका उपयोग वो अपने वाम मार्ग के कृत्य करने के लिए करता था। लेकिन एनातोली के माता पिता को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके ही घर में इतनी भयानक चीज़ें हो रही है। एनातोली को हिरासत में लेने के बाद उसने पुलिस को बताया कि उन्हें मृत बच्चों के प्रति गहरी सहानुभूति है। उन बच्चियों को उनके पेरेंट्स ने कब्रिस्तान में ठंडे में छोड़ दिया था, इसीलिए उसने उन्हें घर पर लाया और उनका मानना था कि वे विज्ञान या काले जादू के माध्यम से मृत बच्चों को फिर से जीवित कर सकते हैं। एनातोली ने प्राचीन ड्रुइड्स,
यानी प्रीस्ट और याकुत्स की परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था। ड्रुइड्स और याकुत्स के लोग सबसे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और वो प्राचीन परंपराओं को वे मानते थे, जो कब्रों पर सोकर मृतकों से संवाद करते थे। उनके जैसे ही एनातोली ने करना चाहा, इसीलिए जो बच्चे हाल ही में गुजर गए हैं उनकी खोज करते थे और उनकी कब्र पर जाकर सोते थे ताकि वो उनसे बात कर सके और आत्माओं की इच्छा जानने की कोशिश करते थे। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से उनको कब्र पर सोना कठिन हो गया था, तो उन्होंने शवों को घर लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मम्मीकरण के तरीकों पर रिसर्च किया और उन शवों को सुरक्षित किया। फिर उन्हें कपड़े से बांधकर एक गुड़िया जैसा आकार दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, विग्स लगाए, नेल पेंट से कलर किया और वो गुड़िया उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और हर एक त्योहार उन गुड़ियों के साथ वो मनाते थे। मॉस्क्विन ने बताया कि वे शवों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे और मॉस्क्विन ने गुड़ियों के प्रति किसी भी प्रकार का यौन आकर्षण होने से इनकार किया और इसके बजाय उन्होंने उन गुड़ियों को अपने बच्चे माने। वे उनके साथ बात करते थे, गाते थे, उनके साथ कार्टून देखते थे। उन्होंने अक्सर इस बात पर खेद जताया कि उनके कभी बच्चे नहीं हुए और एक समय पर उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ एक छोटी लड़की को गोद लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी इनकम कम होने के कारण उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। एनातोली की ये सब बातें सुनकर उनके मानसिक स्थिति की जांच की गई और 2013 में उनको आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया और उन्हें सिजोफ्रेनिया का मरीज घोषित किया गया और एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति सच्चाई से और वास्तविकता से पूरी तरह से भटक जाता है, मुकर जाता है, जिस कारण उनकी थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए एनातोली को जेल नहीं भेजा बल्कि एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया जहां वो आज भी बंद है। तो दोस्तों, ये थी एनातोली यूरिविच मॉस्क्विन की कहानी। इन जैसी सच्ची और भूतिया कहानी को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय इस वीडियो के बारे में बताएं। धन्यवाद।